डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग रिलायबिलिटी का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने रिलायबिलिटी के काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, ठीक ना, और काउजेज ऑफ अनरिलायबिलिटी। हम लोग किसी के ऊपर विश्वास भी करते हैं ना, किसी आदमी के ऊपर, तो बोलते हैं ना कि ये आदमी रिलायबल है, ठीक ना, ये आदमी रिलायबल है। अब वो रिलायबल है और बीच में ही धोखा दे देता है, तब क्या बोलते हैं कि ये रिलायबल नहीं है। तो आखिर जो शुरू में रिलायबल था वह बाद में अनरिलायबल कैसे हो गया? आप देखते होंगे आए दिन पेपर में पढ़ते हुए, थे ना, शादियां होती हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जी जान दे देते हैं, थे ना, कहते हैं कि हम तो सूरजमुखी, तू तो मेरी चंद्रमुखी, थे ना। और यही जब शादी हो जाती है तो 2-4 साल भी जी साथ में नहीं रह पाते हैं, बोलते हैं चढ़ जा कोठे लगा दे छलांग, तू भी सुखी मैं भी सुखी। मतलब जो आदमी 2 साल पहले रिलायबल था वह अनरिलायबल क्यों हो गया? ये तो रियल लाइफ के पार्ट को हटा करके थोड़ा सा हम जो है टेक्निकल देखेंगे। तो टेक्निकल देखें उसके पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि रिलायबिलिटी है क्या। तो बेसिकली कोई भी हमारा कंपोनेंट है, कई बार समझा चुके हैं। यदि सीक्वेंस में वीडियो आप देख रहे होंगे, जैसा कि अपने चैनल पर हर एक वीडियो का जो है एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो कोई भी कंपोनेंट है, सिस्टम है, डिवाइस है, ठीक है ना, तो उसका जब वर्किंग कंडीशन के एनालिसिस करते हैं तो स्पेसिफाइड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, वो अपना उसका फंक्शन, ठीक है ना, उसका फीचर, उसका परफॉर्मेंस जितना कहा गया है उतना उस समय तक और उस कंडीशन के अंदर जो है बखूबी पेश करे, वही रिलायबिलिटी है। लेकिन जो है बुकलेट में या प्रोडक्ट के साथ चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन वह जो है विद इन टाइम ही जो है वह जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना, या उसमें डिफेक्ट आने लगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? अनरिलायबल, ठीक है ना। तो एक तो रिलायबिलिटी का डिफिनीशन याद रखिएगा, फिर रिलायबिलिटी निकालते कैसे हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमने बताया था, ठीक है ना। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है आपका प्रोडक्ट तुरंत ही फेल हो जाए, अर्ली फेल्योर भी हो सकता है, बीच में भी फेल्योर हो सकता है, और लास्ट मोमेंट पे होता है जब उसका समय निकल चुका है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर हमने आपको मीन टाइम टू फेल्योर, मीन टाइम टू रिपेयर, ये सारी चीज़ें भी बताए थे, ठीक है ना। मीन टाइम टू फेल्योर, ये सब जो है आप देखिए ज़रा सा, ये सब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हमने बताया था कि सक्सेस ऑफ डिजाइन डिपेंड करता है रिलायबिलिटी पर, सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी, कि भाई 2 ही रोटी खाएंगे लेकिन अच्छा तो खाएं। सिंपल सा वो है कि कोई आप प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, नहीं 10 साल 2 साल ही चढ़ेंगे, लेकिन सही चढ़े तो सही, धोखा तो बीच में नहीं दे, आदमी साथ न दे तो कोई दुख नहीं होता है, लेकिन साथ का भरोसा दे करके धोखा दे दे तो वो दुख होता है, ठीक है ना। तो एम्बॉडीमेंट डिजाइन, फिर सर्विस कंडीशन, ठीक है ना। तो जो सर्विस कंडीशन जो है, जैसे घड़ी है, अब घड़ी तो आपको नहीं बोला गया था ना कि पानी में पहनकर जो है टाइम देखिए, लेकिन लोग देखते हैं, समय खराब है। क्वालिटी, अब उसका एक स्पेसिफाइड है ना, अब आपकी उम्मीद के हिसाब से थोड़े प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है, प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है नीड बेस्ड पे, ठीक है ना, आवश्यकता को देखते हुए। फिर इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, उसके कुछ लिमिटेशन दिए गए हैं कि भाई गाड़ी में पावर वाली पेट्रोल भरवाओ या सिंपल पेट्रोल भराओ तो 40 के 60 के स्पीड से चलो, अब आप 80 के स्पीड से चलते हो, साइलेंसर में पानी चले गया, खराब हो गया, ठीक है ना, तो सर्विस कंडीशन आपका खराब हो गया, तो अल्टीमेटली जो है फ्यूल का जो नॉकिंग होगा, ठीक है ना, जो ऑक्टेन सीटेन नंबर, ये सब बदल जाएगा, यहाँ सब इन्वायरमेंट को ख़राब करेंगे। तो ये तो आपके सर्विस कंडीशन में ही दिया हुआ है कि सर्विस कंडीशन के हिसाब से यदि आप चलाते हैं तो ही प्रोडक्ट रिलायबल रहेगा। फिर अवेलेबिलिटी हमने बताया था,
मेंटेनेबिलिटी बताया था, ये सब आप देखे होंगे। मीन लाइफ क्या होता है, मीन टाइम टू फेल्यूर क्या होता है, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में कैसे रिलायबिलिटी निकालते हैं, पैरेलल कनेक्शन में कैसे निकालते हैं, ये सब हमने बहुत डिटेल में बताए थे। ठीक है ना। अब आज के जो लेक्चर है ये हमारा थोड़ा सा कह सकते हैं ये थ्योरेटिकल है ना। अब ये थ्योरेटिकल लेक्चर जो है हम स्टार्ट करें उसके पहले सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायबिलिटी पर, कि कोई हमारा सिस्टम है, कोई प्रोडक्ट है, वो रिलायबल है, रिलायबिलिटी है उसकी, ठीक ना। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, ठीक ना। मतलब रिलायबिलिटी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक ना। रिलायबिलिटी इंक्रीज आप कैसे करेंगे, ठीक ना। तो पहला जो है हम आपको इसमें यदि बताएं तो बताएं सबसे पहले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इंडिया जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर चलती है, या इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी बोलते हैं। और यदि आप मशीन डिजाइन पढ़ेंगे होंगे, मैकेनिकल या एग्रीकल्चर के आप स्टूडेंट हैं, तो आप निकालते भी होंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है, ठीक ना, डिजाइन अपन वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पर डिजाइन स्ट्रेस मतलब जो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है, एक्चुअल स्ट्रेंथ है मान लीजिए कि 600 kg का, 600 kg का, तो हम वर्किंग बोलेंगे उसको 200 kg, ठीक है ना। तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना निकल गया, 3। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 3 टाइम्स हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सेफ कंडीशन में रहेगा। तो जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अब इसके साथ दिक्कत यह है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ कॉस्ट बढ़ते जाएगा, सेफ्टी तो बढ़ेगा, रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। अब ये मार्जिन आपको लोडिंग कंडीशन में भी रखना है, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आदमी क्या चाहता है कि 2 की जगह आप 3 रुपये ले लो, लेकिन हमारा प्रोडक्ट बीच में धोखा ना दे, ठीक है ना। तो आप लोडिंग कंडीशन के लिए, हीटिंग कंडीशन के लिए, ठीक है ना, जर्क कंडीशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कंडीशन में वेरी करके मटेरियल के स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इट विल गिव सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग, ठीक है ना। दूसरा आपको तरीका है डी रेटिंग। डी रेटिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बेसिकली दिस इज एनालॉजिकल, ठीक है ना, टू प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज पावर, स्पीड, ईटीसी आर डी रेटेड बिलो देयर नेम प्लेट। जैसे वह 3000 आरपीएम पे मशीन चल सकता है, लेकिन हम जो उसके नेम प्लेट पे लिखेंगे कि भाई आप तो 1000 से ज़्यादा नहीं चलाना, तो बात तो बराबर ही हो गया, ठीक है ना। डी रेटिंग कर दिए, तब 1000 लिखा है तो कितना चलाएगा, 1500, 2000। भाई सामान आप मार्केट में खरीदने जाते हैं, वो बोला 3000, तो आप 1000 थोड़े ही बोल देते हैं, भैया 2500 बोलेंगे, 2000 बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर 1000 हमने लिख दिया तो कितना चलाएगा, 1500 के आरपीएम पे चलाएगा, तो भी हम सेफ कंडीशन में रहेंगे। दैट मीन्स कि लोड फैक्टर को आप रिड्यूस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डी रेटिंग। क्या बोलते हैं, डी रेटिंग, ठीक है ना। थर्ड जो पैरामीटर है आपका वह होता है रिडंडेंसी, इंक्रीज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी, अब रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि कंपोनेंट आर अरेंज टू गिव पैरेलल रिलायबिलिटी, ठीक है ना। अब पैरेलल में क्या होता है कि आपको हमने बताया था कि आर ऑफ टी निकालते हैं तो 1 माइनस आर टू द पावर एन आया था, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब ये 1 माइनस आर टू द पावर एन, अब ये आर जो है आपका, ठीक है ना, क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट जो भी आप लेंगे, और ये पैरेलल में ऐसे रहता है। सीरीज में क्या होता है कि R1 इंटू R2 इंटू R मल्टीप्लाई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करें कि जो भी सिस्टम है ना, सिस्टम को हमेशा पैरेलल हम यूज करें, पैरेलल यूज करें,
एक के ऊपर एक यूज ना करें, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट, है ना। जब पैरेलल सिस्टम आप यूज करते हैं तो फंक्शन भी अच्छा होता है और साइमल्टेनियसली लोड शेयरिंग भी प्रॉपर हो जाता है ना। कंपोनेंट की डी रेटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है ना। तो ये सब फायदे हैं किसके, रिडंडेंसी, दैट मीन्स की पैरेलल सिस्टम के, दैट मीन्स की रिडंडेंसी बढ़ाने के ये सारे तरीके हैं। चौथा तरीका है कि आप डैमेज टॉलरेंस को बढ़ा दें। डैमेज टॉलरेंस, दैट मीन्स की डैमेज टॉलरेंट स्ट्रक्चर इज वन इन विच ए क्रैक व्हेन इट अकर्स विल बी डिटेक्टेड सून इनफ आफ्टर इट्स अकरेंस, है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप जैसे कोई कॉलम की बात कर रहे हैं, कोई पिलर की बात कर रहे हैं, तो इसकी लाइफ मान लीजिए 50 साल है। आप हर 10 साल पर टेस्ट कीजिए ना, आपको लग रहा है क्रैक आने वाला है तो उसके पहले ही आप क्रैक की घोषणा कर दीजिए, ठीक है ना। आप ये एनडीटी के थ्रू कर सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मशीन आती है, एक टेक्निक ही है अपने आप में, ठीक है ना। तो ये ऐसे कंडीशन में ये बहुत यूजफुल होता है एनडीटी, ठीक है ना। एक और सिंप्लिसिटी, कोई भी कंपोनेंट आप बनाएं तो सिंपल बनाएं, सादा सबका दादा, सिंप्लिसिटी इज ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो कंपोनेंट हो या असेंबली हो, ठीक है ना, तो यदि आपको रिलायबिलिटी उसकी बढ़ानी है तो कंपोनेंट सिस्टम बनाइए, ठीक है ना, आसान बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइए, ठीक है ना। छठवां, ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा, मटेरियल की क्वालिटी अच्छा होगा तो ड्यूरेबिलिटी ऑटोमेटिक होगी। जब ड्यूरेबिलिटी होगी तो रिलायबल हो जाएगा, ठीक है ना। वो बहुत सारे जो रेजिस्टेंस फैक्टर है, डिग्रेडिंग फैक्टर है, जैसे कि आप बोलते हैं ना डिग्रेडेशन फैक्टर, जैसे किसका नाम ले, कोरोजन की आप बात करें, ठीक है ना, कोरोजन हो गया, चाहे इरोजन हो गया, ठीक है ना। इरोजन इज इटसेल्फ वन काइंड ऑफ रिलायबिलिटी पार्ट, ठीक है ना। कोई फॉरेन मटेरियल का उसमें जो है अटैक हो गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डैमेज हो गया, फटीग एंड वियर, ठीक है ना, फटीग, ठीक है ना, वियर, ये सब जो है आप कंसीडर कर सकते हैं रिलायबिलिटी को बढ़ाने का। इसके अलावा एक लास्ट और देखिए, स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना, स्पेसिफाई कर दीजिए किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है ना। तो स्पेसिफिसिटी जो है डिजाइन लेवल पर, ये बेसिकली इनहेरेंट रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। हर चीज़ का, हर स्टैंडर्ड का एक आइटम है, ठीक है ना, उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है ना। तो वेर एवर इट इज पॉसिबल डिजाइन शुड बी स्पेसिफिक, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा तो उसको मालूम है कि इससे यही काम होगा। जैसे नीडल से, सुई से तो एक ही काम है ना, सिलाई करना, तो उसी तरह प्रोडक्ट के कंपोनेंट का जब मल्टीपल यूज करते हैं ना, ठीक है ना, या मल्टीपल कॉन्सेप्ट से उसको यूज करते हैं तो भी वो टूटता है। तो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स या सोर्स ऑफ सप्लाई, टॉलरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग, ठीक है ना, क्वालिटी इंस्पेक्शन, मटेरियल क्वालिटी, कंपोनेंट क्वालिटी, प्रोसीजर फॉर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, यूज, ये सारा चीज़ें जो है स्पेसिफाई कर दीजिए। स्पेसिफाई मतलब जो डाटा बुक जो हम लोग देते हैं ना, उसके ऊपर पूरा मेंशन कीजिए, डिटेल में नंबर प्लेट पे लिख दीजिए, ठीक है ना, ताकि आदमी गलत काम करे तो उसको 10 बार सोचे। जैसे आपको इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं, आजकल जितनी भी कार आ रही है सब में क्या होता है कि एक बजर सेट कर देते हैं। यदि आप सीट बेल्ट नहीं पहने हैं तो बजर बजने लगेगा। अब कई बार मैं ही बैठता हूँ तो यदि गलती से भूल गया, जैसे ड्राइवर सीट पर हैं तब तो मजबूरी है, आपको पहनना ही पहनना है। यदि बगल में आप भूल भी गए ना, वो बजर बजते रहता है और थोड़ी देर बाद आदमी इरिटेट हो जाता है, लगता है कि चलो पहन ही लो, ठीक है ना। चूँकि अपने हैबिट में नहीं है, अपन हाई स्पीड नहीं चलाते हैं चाहे, बट जो है हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए। हेलमेट में भी कुछ ऐसा ही टेक्नोलॉजी लाना चाहिए
कि जो है जब तक आदमी हेलमेट नहीं पहने तब तक वो बजर बजते रहे, और बजता है ना तो थोड़ी देर के बाद आदमी इरिटेट हो जाता है, लगता है कि चलो लाओ यार आप पहन ही ले, जो होगा देखा जाएगा। और होगा क्या, अल्टीमेटली सेफ्टी होगा, ठीक है ना। तो रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए जो है ये सब कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, ठीक है ना, डी रेटिंग कर दीजिए, बात बराबर है, इधर बढ़ाए इधर घटा दिए, ठीक है ना, और रिडंडेंसी बढ़ा दीजिए, दैट मीन्स कि सिस्टम को पैरेलल वे में यूज कीजिए, टॉलरेंस डैमेज को थोड़ा प्रायर टेस्टिंग कर लीजिए, इंडिकेट कर दीजिए कि ये टूटने वाला है। सिंप्लिसिटी हमने बता दिया, सिंपल सा कि जो है सिंपल इज डिम्पल, एंड बेसिकली सिंप्लिसिटी इज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ लाइफ। ड्यूरेबिलिटी, ठीक है ना, सिंप्लिसिटी का हिंदी में बोलते हैं ना सरल होना, ठीक है ना। सरल होना मतलब क्या, स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। लक्ष्मण क्या है, वैराग्य के प्रतीक है, राम क्या है, ज्ञान के प्रतीक है, सीता भक्ति की प्रतीक है। जहाँ भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों हो वहीं तो स्वर्ग है, वहीं बैकुंठ है, वहीं पे श्री राम हैं, वहीं पे माँ सीता हैं। तो जीवन को सरल बनाना, दुनिया में सब कुछ सरल है लेकिन सरल अपने आप को बनाना सरल नहीं है, ठीक है। अब आइए काउजेज ऑफ अनरिलायबिलिटी। काउजेज ऑफ अनरिलायबिलिटी, कहते हैं ना कि आदमी जानबूझ के पाप क्यों करता है, क्योंकि वासनाएं रहती है, ठीक है ना। उसी तरह से कौन चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है अनरिलायबल हो, लेकिन हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है कि डिजाइन एरर। इसको हमने पहले भी बता दिया है, इसीलिए एम्बॉडीमेंट डिजाइन की बात किए थे, डिजाइन एरर, ठीक है ना। जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट का कंपोनेंट का डिजाइन करें तो एरर फ्री करें, कोशिश करें कि बीच में एरर ना हो। हर पार्ट पे, हर मॉड्यूल पे, हर जो है कंडीशन पर उसको उसके क्वालिटी को इंस्पेक्ट करें, ठीक है ना। ऑल ऑपरेटिंग फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंसीडर ऑल ऑपरेटिंग फैक्टर्स, सारे ऑपरेटिंग फैक्टर्स को कंसीडर कीजिए। दूसरा जो पार्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ये एक बहुत बड़ा जो है वो है, पकड़ में ही नहीं आता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, ठीक है ना। बाय बर्थ जो डिफेक्ट आ जाता है उसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। किसी किसी आदमी में भी होता है ना, वो इरिटेटिंग काइंड का होता है, दुष्ट काइंड का होता है, वो प्रारब्ध से ही, पूर्व जन्म से ही लेकर के आता है, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दैट मीन्स की इवन डिजाइन इज परफेक्ट, डिजाइन इज ऑल वेल, ठीक है ना, but the product may have defect due to manufacturing error such as poor finishing, आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है ना, फिनिशिंग अच्छे से नहीं किया आपने, फिलेट, ठीक है ना, या चेम्फर अच्छे से नहीं दिया, ठीक है ना। एज मे बी लीड टू फटीग क्रैक्स, ठीक है ना। एज जो है ना अवॉइड करना चाहिए, शार्प एज खास करके, शार्प एज शुड be avoided, sharp edge should be avoided because it may lead to the fatigue crack. These manufacturing defects are produced due to lack of proper instruction or specification, poor machinery, working environment, वो गुस्से में है, क्या करना चाहिए था कुछ और ही कर दिया वो, ठीक है ना। inadequate ट्रेनिंग भी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर अनरियलिस्टिक प्रोडक्शन कोटा, प्रोडक्शन हमको मालूम है कि 100 नहीं हो सकता, लेकिन 100 का टारगेट दे दिए तो सामने वाला क्या करेगा, बाप बाप करके करने की कोशिश करेगा और हड़बड़ करेगा, और हड़बड़ में ही तो गड़बड़ होता है, ठीक ना। थर्ड है मेंटेनेंस, व्हाट एवर विद द प्रोडक्ट, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट रिक्वायर्स मेंटेनेंस। बिना मेंटेनेंस का अपने आप को आप मेंटेन नहीं करो, देखो जानवर के जैसे दिखोगे। भाई नहाना धोना जरूरी है ना, पढ़ना लिखना जरूरी है ना, अपने आप को मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात है। दुनिया में आदमी सब कुछ मेंटेन कर ले रहा है लेकिन खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। आदमी हवा में उड़ना सीख गया, पानी में तैरना सीख गया,
सब चीज़ के लिए मशीनें बना ले, लेकिन धरती पर रहना वो नहीं सीख पा रहा है। इसीलिए इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। वो सोचता है कि हम दूसरे को परेशान करके खुश हो लेंगे। दूसरे को परेशान करने वाले हर समा बूझता है, हर परवाने के बाद बुझेगा तेरी भी समा, एक परवाना जलने के बाद। तो ये है, तो मेंटेन अपने को भी करना है और दूसरे को भी करना है। चौथा है जो है ना एक्सीडिंग डिजाइन लिमिट्स। डिजाइन लिमिट्स, डिजाइन लिमिट्स क्या होता है? हर चीज़ का एक टॉलरेंस होता है, 25 प्लस माइनस 0.1 या 1 2 3 जो भी है उस लिमिट के अनुसार। जैसे ये आपका होल है, ठीक है ना, तो होल के अंदर 25 का जो है साफ्ट इंसर्ट होगा, 26 का नहीं हो पाएगा। 25 में भी क्या होगा? ट्रांजिशन फिट होगा, ठीक है ना। और इससे भी बड़ा फैक्टर है आजकल दुनिया में, वो है इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्वायरमेंट नहीं बचेगा तो हम या प्रोडक्ट या कोई रिलायबल रह करके क्या करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि रिलायबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। रिलायबिलिटी बढ़ाना है तो उसका एक तरीका ये भी है कि टेस्टिंग जो है हम बढ़ा दें, ठीक है ना, टेस्टिंग बढ़ा दें, प्रोडक्ट की जो है एनालिसिस बढ़ा दें, ठीक है ना। ठीक है ना, तो दीज आर दी टेक्निक बाय विच by which we can do all this kind of things, ठीक है ना, ये सब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप ध्यान दीजिए। तो फिर से एक बार हम लोग देख लें कि रिलायबिलिटी बढ़ाना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ा दीजिए, डी रेटिंग बढ़ा दीजिए, रिडंडेंसी बढ़ा दीजिए, फिर टॉलरेंस लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और समय से पहले विद द हेल्प ऑफ एनडीटी आप टेस्टिंग कर लीजिए, सिंप्लिसिटी एडॉप्ट कीजिए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दीजिए और स्पेसिफिसिटी भी बढ़ा दीजिए। अनरिलायबिलिटी का कारण क्या है, किस कारण से प्रोडक्ट हमारा अनरिलायबल हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके लिए जो है सबसे पहला है डिजाइन एरर। डिजाइन में गलती ना हो इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के चलते क्या होता है, उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जो है इंड्यूस हो जाता है। ये स्ट्रेस जो है मौका पा करके कभी भी जो है छिटक जाता है या फट जाता है, इस तरह से जो है, या फोका की तरह निकल जाता है, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया। मेंटेनेंस हमने बता ही दिया, हर मशीन का, हर कंपोनेंट का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है समय के साथ। यदि आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है वो परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। डिजाइन लिमिट जो है अगेन इम्पोर्टेंट। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन इज अगेन इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो कैसे हम करेंगे। हम लोग बोलते हैं ना सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी क्या है? एस से सेफ्टी, एच से हेल्थ और ई से इन्वायरमेंट। तो सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट की एनालिसिस करके भी उसमें कहाँ कमी आ रही है उससे आप बढ़ा सकते हैं। टेस्टिंग बढ़ा सकते हैं, टेस्टिंग करके भी आप जो है प्रोडक्ट की लाइफ, या कहीं बीच में डिफेक्ट है या कहीं कोई फॉल्ट आ रहा है तो दैट यू कैन इम्प्रूव बाय योरसेल्फ। तो दीज आर द थिंग्स बाय विच वी कैन इवन अवॉइड, दीज आर द काउजेज ऑफ अनरिलायबिलिटी, ठीक है ना। प्रॉपर हर कंपोनेंट है उसकी सर्विसिंग भी तो ज़रूरी है, टाइम टू टाइम। सर्विसिंग यदि आप नहीं करा पा रहे हैं तो प्रोडक्ट डिटोरिएट बड़ा फास्ट होता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में वह फेल हो सकता है। तो प्रोडक्ट जो है सर्विसिंग, प्रॉपर सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। तो आज यहीं तक उम्मीद करते हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, काउजेज ऑफ अनरिलायबिलिटी आप समझे होंगे, और रिलायबिलिटी के
लेक्चर नंबर 32, 33, 34 3 लेक्चर में हमने रिलायबिलिटी की कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जो है कुछ टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है ना, और फिर वैल्यू एनालिसिस, मेंटेनेंस इत्यादि जो है ना टॉपिक पढ़ेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।